हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी का, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो ये कपास के लिए उपयोगी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है एड्स में, सी ऑप्शन है कैंसर में, डी ऑप्शन है टीबी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तारापुर में, बी ऑप्शन है कलपक्कम में, सी ऑप्शन है नरौरा में, डी ऑप्शन है कैगा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है हीरा का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर में,
बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है छपरा में, डी ऑप्शन है गोंडा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है बरौनी में, डी ऑप्शन है जमशेदपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भूकंप से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है। तो देहरादून है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 22। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूचना के अधिकार के लिए कानून कब बना। तो 2005 में बना। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो भारत में दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है नालंदा का, बी ऑप्शन है रोहतास का, सी ऑप्शन है सीवान का, डी ऑप्शन है शिवहर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है। तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर,
बी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर, डी ऑप्शन है रूस का जार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो रूस के राजा को जार कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है तुर्की को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रॉम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं, तो हेम्फ्री डेवी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है रूस का, सी ऑप्शन है अमेरिका का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत आजाद कब हुआ, तो 1947 में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है। ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है, तो जो पेट्रोलियम है ये अनवीकरणीय स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है जंगल में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है भूमि पे, डी ऑप्शन है आकाश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश में सबसे अधिक सुनामी आता है, तो जापान में सबसे अधिक सुनामी आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, सी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, तो ये किसानों पर लागू होता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष,
बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का उम्र क्या है। तो भारत में वोट देने का उम्र 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीज भारत के किस राज्य में होता है। तो उड़ीसा में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पत्थर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है खेत, सी ऑप्शन है जमीन के कागज, डी ऑप्शन है मालगुजारी के रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है क्लोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो क्लोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है खनन उद्योग से, सी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है। तो ये कंबोडिया में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 में प्रकाशित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो चेका एक विशेष प्रकार का पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। ए ऑप्शन है चीन वियतनाम लाओस, बी ऑप्शन है हिंद चीन वियतनाम, सी ऑप्शन है कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी ऑप्शन है कंबोडिया चीन थाईलैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो कंबोडिया वियतनाम और लाओस आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हम इंतजार करेंगे आपका जवाब का। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो ये भी बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं और जितने अंग होते हैं उनका नाम भी आपको लिख के बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।